सभी को स्क्रीन दिख रही है? चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे पीएच और पीके का कॉन्सेप्ट, आयनाइजेशन का कॉन्सेप्ट कि पर्टिकुलर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीके इन पीएच ऑन द आयनाइजेशन ऑफ ड्रग, कि वीक एसिडिक ड्रग का आयनाइजेशन कब होगा, वीक बेसिक का कब होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का कब होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का एसिड का कब होगा एंड बेस का कब होगा। ये सब पॉइंट्स हम पढ़ चुके थे। अगले कुछ कैरेक्टर्स को देख लेते हैं हम। एमार्फस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मेटास्टेबल। ठीक है, चलो अब अपन चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट लिखा लिपोफिलिसिटी ऑफ ड्रग। ठीक है, तो सबको पता है कि जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है, अगर आप मेम्ब्रेन को देखोगे तो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में आपको प्रोटीन और लिपिड देखने के लिए मिलता है। तो हम देखते हैं कि जो लिपिड होता है उसकी दो लेयर होती है, और ये जो लिपिड होता है बच्चों, ये होता है फॉस्फोलिपिड। इस टाइप से आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो दिस इज अ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। तो दिस इज फर्स्ट लेयर एंड दिस इज सेकेंड लेयर। तो अवर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की दो लेयर से बनी होती है। क्योंकि फॉस्फोलिपिड की दो लेयर हैं, इसलिए इसके अंदर लिपिड वाला कैरेक्टर जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, अब ध्यान समझना। इस मेम्ब्रेन में अगर आप देखोगे, मेम्ब्रेन के अंदर यदि आप देखोगे, इतना पोर्शन जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ये थोड़ा सा पोलर या हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। दिस पोर्शन जो मैंने राउंड बनाया है वो थोड़ा सा पोलर और हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। और ये जो मेजर पोर्शन है, ये पूरा का पूरा कैसा होता है, लिपोफिलिक होता है। क्योंकि हाइड्रोफिलिक के कंपेयर में लिपोफिलिक पोर्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए हम कहते हैं कि ओवरऑल द नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज लिपोफिलिक इन नेचर। इसका ये मतलब नहीं है कि मेम्ब्रेन में कोई भी हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर नहीं होता। अगर हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर नहीं होगा तो कोई भी ड्रग जो है वो ऐसे एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो हम कहते हैं हमारी हर एक चीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा HLB बैलेंस, परफेक्ट HLB, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस शुड बी देयर इन द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग फॉर ऑप्टिमम बायोअवेलेबिलिटी। क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोफिलिक पोर्शन भी होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी इंटरेक्शन हाइड्रोफिलिक पार्ट से होता है। फिर इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए ड्रग के अंदर लिपोफिलिक कैरेक्टर भी, इसका मतलब जो भी ड्रग है उसके पास हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक कैरेक्टर दोनों होने चाहिए। इसके अलावा आप देखोगे तो मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड के अलावा प्रोटीन्स भी होते हैं। कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कुछ इनर प्रोटीन होते हैं, और कुछ इनर प्रोटीन होते हैं, कुछ एक्सटर्नल प्रोटीन होते हैं। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन। द मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स। तो प्रोटीन जो है वो आपके आयन चैनल वगैरह ये सब बनाने का काम करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी ड्रग एब्जॉर्ब होगी उसमें आपकी ड्रग में दोनों कैरेक्टर होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक। लेकिन अगर ड्रग के अंदर लिपोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा है तो उसकी जो लिपोफिलिसिटी है वो ज्यादा होगी, और उसका एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, या एब्जॉर्प्शन से अच्छा कहो परमिशन जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। हेड इज हाइड्रोफिलिक, अभी बताया तो जरूरी है कि लिखना ही पड़ेगा। ओके, लिख देते हैं भाई, हेड इज हाइड्रोफिलिक। चल, अगला है ड्रग परमिबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन। जो हमने बात की सेम वही चीज है यहाँ पर, कि अगर आपकी ड्रग में लिपोफिलिक कैरेक्टर है तो वो मेम्ब्रेन को क्या करेगी, क्रॉस करेगी। और अगर कोई भी चीज मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है तो दिस इज वन ऑफ द स्टेप परमेबिलिटी, और परमेबिलिटी इंड्यूस क्या हो गया, ये एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, और मैंने तुमको पहले ही बताया था कि दो चीजें होती हैं एब्जॉर्प्शन में, एक डिसोल्यूशन और एक परमेबिलिटी। जो स्लोवेस्ट होगी आप उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, किसी का भी रेट लिमिटिंग स्टेप कैलकुलेट करोगे। अब रही बात यहाँ पर कि अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन या परमेबिलिटी को, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो हम कहते हैं
एब्जॉर्प्शन, अमाउंट ऑफ ड्रग कितना एब्जॉर्ब होगा, इट इज डिपेंड अपॉन द परमेबिलिटी। आपकी जो ड्रग है उसकी मेम्ब्रेन में परमेबिलिटी कितनी है, जहां से ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है। जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं कि हमारी ड्रग इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो वहां पे विलाई है तो सरफेस एरिया ज्यादा है। वहीं बक्कल कैविटी की बात करें तो सरफेस एरिया थोड़ा सा कम है, तो सरफेस एरिया भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ल्यूमिनल फ्लूइड, इंटेस्टाइन में फ्लूइड होता है, वहां पे ड्रग आपकी डिसॉल्व होती है और कंसंट्रेट फॉर्म वहां पर बन जाता है। तो ल्यूमिनल फ्लूइड जो है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर ड्रग कंसंट्रेशन। और रेसिडेंस टाइम, कितनी देर आपकी ड्रग में, जितना टाइम तक रहेगी उतना ही उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो याद नहीं रखना है, सिर्फ समझने वाली बात थी। आपसे यहाँ पे सिंपली क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज अफेक्टेड बाय विच पैरामीटर। तो इफेक्टिव मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, सरफेस एरिया, एपरेंट ल्यूमिनल ड्रग कंसंट्रेशन, रेसिडेंस टाइम। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन बदल देगा और आपको पहचानना है कि कौन सा करेक्ट फैक्टर है या कौन सा करेक्ट फैक्टर नहीं है। ठीक है ना। एपरेंट का मतलब होता है जो रियल नहीं है, हाइपोथेटिकल है, उसको हम एपरेंट बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी में टोटल 5 लीटर ही ब्लड है, ठीक है, या इसको ऐसे समझो, एपरेंट का मतलब क्या होता है। मान लो आप डेली सुबह किसी ग्राउंड में रनिंग करने जाते हो, और इस ग्राउंड का अगर मैं पूरा रन करता हूं, तो अगर मान लो ये जो रन है ये 1 किलोमीटर का है, ठीक है, ये रन क्या है, 1 किलोमीटर का है। लेकिन अगर आप इस ग्राउंड के 2 चक्कर पूरे कर लेते हो या 3 चक्कर पूरे कर लेते हो, तो ग्राउंड का डिस्टेंस तो उतना ही है, लेकिन आप क्या बोलोगे कि आपने 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 किलोमीटर ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में ब्लड तो फिक्स है 5 लीटर, लेकिन वो ड्रग जब हर बार अलग अलग ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर वापस से ब्लड में आता है, फिर दूसरे ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हम क्या बोल देते हैं कि जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 5 लीटर है, 10 लीटर है, 20 लीटर है, 30 लीटर है, 40 लीटर है, कई बार 100 लीटर तक बोल देते हैं। तो दिस वर्ड इज कॉल्ड एपेरेंट। जब कोई भी वॉल्यूम को हम एपेरेंट बोलते हैं, ठीक ना, फिक्स वॉल्यूम है लेकिन बार बार किसी चीज के रिवॉल्व होने की वजह से, ठीक है ना, फिर से वो उसी मोशन में आएगा, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एपेरेंट। ठीक है। तो एपेरेंट का मतलब होता है एक हाइपोथेटिकल वैल्यू, ठीक है ना, जो उसी चीज के रिडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होती है, उसको हम उस चीज के लिए वर्ड यूज करते हैं हम एपेरेंट ल्यूमिनल ड्रग कंसंट्रेशन। ठीक है। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलो। नेक्स्ट पॉइंट है लिपिंस्की रूल्स ऑफ 5। एक्चुअली ये क्या है, एक हाइपोथेसिस है। अगर आप कोई ड्रग डिसॉल्व करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी ड्रग ओरल रूट से देने पर एब्जॉर्ब हो, ठीक है ना, अगर आप चाहते हो कि आपकी ड्रग ओरल रूट से ड्रग को देने पे आपकी ड्रग क्या होनी चाहिए, एब्जॉर्ब होनी चाहिए। तो अगर आप ये करना चाहते हो कि आपकी ड्रग एब्जॉर्ब हो, तो इसके लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिया है कि अगर आप कोई भी ड्रग डिलीवरी सिस्टम बना रहे हो, कोई भी ड्रग सेलेक्ट कर रहे हो, उसने कहा अगर आप ओरल रूट से देना चाहते हो तो आपको जो ड्रग है वो ऐसी सिलेक्ट करना है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 500 डाल्टन से कम हो। ठीक है ना। लिपिंस्की रूल इज गिवन फॉर द आइडिया अबाउट द ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। अगर आप चाहते हो कि कोई ड्रग ओरली एब्जॉर्ब होगी या नहीं, तो आप इस रूल ऑफ 5 से प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्रग 500 से डाल्टन से कम होना चाहिए, और उन्होंने कहा लॉग पी लिपोफिलिसिटी की भी जो वैल्यू है वो 5 से बराबर या कम होनी चाहिए। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 10, एंड नंबर ऑफ एच बॉन्ड डोनर इज लेस देन इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर तुम सोचोगे सर कहीं पर 500, कहीं 5, कहीं 10, कहीं 5, तो ये रूल ऑफ 5 क्या है। इस रूल ऑफ 5 का मतलब होता है ऑल द वैल्यूज आर गिवन आर इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। सब जो हैं वो 5 के मल्टीपल में है। इसका मतलब अगर आप 5 से भाग दोगे तो सब डिवाइड होगी, पूरी पूरी डिवाइड होगी। तो रूल ऑफ 5 मीन्स द वैल्यू, ऑल द वैल्यूज आर मल्टीपल ऑफ 5। मतलब ये सब 5, जैसे 5 इंटू 100, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 1, तो एवरी वैल्यू इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है ना, कोई 5 का 100 टाइम है, कोई 2 टाइम है, कोई 1 टाइम है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रूल ऑफ 5। तो रूल ऑफ 5 का मतलब
ऑल वैल्यूज आर इन मल्टीपल ऑफ 5। लेकिन बाकी चीज आपको याद रखना है, मॉलिक्यूलर वेट 500 डाल्टन से कम, लॉग पी की वैल्यू इक्वल टू 5 से कम, एच डोनर इज लेस देन इज इक्वल टू 10 एंड एच एच एक्सेप्टर इज लेस देन इज इक्वल टू 10 एंड डोनर इज लेस देन इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो एक्सेप्ट करने वाला 10 और डोनेट करने वाला क्या याद रखोगे 5। क्लियर है बात सभी को? लिपिंस्की रूल क्या है? अगर आप चाहते हो कि आपकी ड्रग बेटर एब्जॉर्ब हो तो आपको ये याद रखना है। ओके, तो ये हो गए हमारे सारे फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स की, जिसकी भी हम बात कर रहे थे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे। फिर हमने बात की डोजेस फॉर्म से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो सबको पता है। डिसइंटीग्रेशन टाइम, अगर आप अनकोटेड टैबलेट लोगे उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम अलग होगा, कोटेड टैबलेट लोगे डिसइंटीग्रेशन टाइम अलग होगा, इफरवेशन टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम अलग होगा। तो जो टैबलेट जितनी फास्ट डिसइंटीग्रेट होगी वो उतने ही जल्दी डिसोल्यूशन में जाएगी और उतनी ही जल्दी एब्जॉर्प्शन में जाएगी। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन टाइम आल्सो अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन। तो बहुत कॉमन सी चीज है, इस पे बहुत सारा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, डिसोल्यूशन टाइम, ये भी बहुत सिंपल सी बात है, जितना फास्ट डिसोल्यूशन होगा उतना फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग वेरिएबल्स। ओके, अब ये प्रोसेसिंग वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है ये मैं बता देता हूं। सपोज मान लो बच्चों, अगर आप कोई भी फॉर्मुलेशन बना रहे हो, ठीक है ना, अगर आप कोई भी फॉर्मुलेशन बना रहे हो तो एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझो, अगर आप कोई सपोज एक एडवांस फॉर्मुलेशन लेते हैं, सपोज अगर आप नैनो पार्टिकल बना रहे हो, ठीक है ना, सबने नाम सुना होगा नैनो पार्टिकल का। अगर आप नैनो पार्टिकल बना रहे हो तो नैनो पार्टिकल बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है? तो हमने कहा हमको एक पॉलीमर चाहिए। ठीक है, हमको एक क्या चाहिए? पॉलीमर चाहिए। तो हम अलग अलग कंसेंट्रेशन का पॉलीमर यूज कर लेते हैं, और पॉलीमर के साथ साथ हमको उस पॉलीमर में एक क्रॉस लिंकिंग एजेंट भी डालना पड़ेगा जो पॉलीमर को क्रॉस लिंक करके स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट कर दे। तो हमने दूसरा ले लिया क्रॉस लिंकिंग एजेंट। फिर हमको क्या करना है? इनको मिक्स करना है। तो मिक्स करने के लिए हमको स्टिरर चाहिए, तो हमने स्टिरर का स्टीयरिंग स्पीड ले लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर मैं अलग अलग पॉलीमर का कंसेंट्रेशन ले लेता हूं, ठीक है ना, मैं 1 मिलीग्राम से लेकर के 10 मिलीग्राम तक, तो एक फॉर्मुलेशन में मैं 1 मिलीग्राम डालता हूँ, एक फॉर्मुलेशन में 2 मिलीग्राम डालता हूँ, एक में 3 डालता हूँ, ऐसे क्रॉस लिंकिंग एजेंट भी मैंने ले लिया सपोज 1 से 3 मिलीग्राम तक। ठीक है, क्योंकि वो क्रॉस लिंकिंग जो है वो कम लिया जाता है। ठीक है, जितना भी आपने पॉलीमर लिए हो उसका 1/3 या उससे भी कम लिया जाता है। और स्टीयरिंग स्पीड हमने देखा कि हम इसको अलग अलग स्टीयरिंग स्पीड पे, एक बार हम उसको 500 आरपीएम पे चला रहे हैं, एक बार 750 आरपीएम पे, एक बार 1000 आरपीएम पे चला रहे हैं। तो मैंने क्या देखा, अगर मैं 500 आरपीएम पे चलाता हूँ, ठीक है, 500 आरपीएम पे चलाता हूं, तो मैंने देखा साइज कितना आ रहा था, सपोज 1000 नैनोमीटर आ रहा था। फिर मैंने क्या किया, 1000 आरपीएम पे चलाया तो साइज कितना आ गया, 400 नैनोमीटर आ गया। ऐसे ही मैं अगर कहूं कि मैंने पॉलीमर का कंसेंट्रेशन ज्यादा लिया तो साइज जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया, क्रॉस लिंकिंग का ज्यादा लिया तो साइज क्या हो गया, कम हो गया। तो दीज आर कॉल्ड प्रोसेस वेरिएबल। आप अगर कोई भी चीज बना रहे हो तो उस प्रोसेस में जिन चीजों को आप वेरी कर सकते हो, आप पॉलीमर का कंसेंट्रेशन वेरी कर सकते हो, क्रॉस लिंकिंग वेरी कर सकते हो, स्पीड वेरी कर सकते हो, तो इनको हम कहते हैं बच्चों इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं हम? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको आप चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन इसको जितना चेंज करोगे उसी के हिसाब से ये रिस्पॉन्स चेंज होगा। तो रिस्पॉन्स कैसा होगा? डिपेंडेंट रिस्पॉन्स। डिपेंडेंट रिस्पॉन्स, भाई अगर आपने स्पीड बढ़ाई तो साइज कम, स्पीड कम की तो साइज ज्यादा। इसका मतलब है कि जो साइज है वो इन पे डिपेंड कर रहा है, पॉलीमर पे, क्रॉस लिंकिंग एजेंट पे और स्टेरिक। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है प्रोसेसिंग वेरिएबल, इसका मतलब वो चीज जिनको आप चेंज करते हो और जिनके चेंज करने से आपके रिजल्ट में चेंज आता है। जैसे अगर एक टैबलेट बना रहे हो तो टैबलेट बनाते समय अगर आपने क्या किया, टैबलेट मशीन में कंप्रेशन स्ट्रेंथ चेंज कर दिया, तो आप क्या देखोगे, टैबलेट की हार्डनेस चेंज हो जाएगी।
तो स्ट्रेंथ इज अ वेरिएबल, आप उसको अलग अलग प्रेशर पे सेट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस वेरिएबल। तो हमेशा याद रखना, जो प्रोसेस वेरिएबल होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं, और जो रिस्पॉन्स होते हैं वो हमेशा डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो कोई भी जब नई फॉर्मुलेशन बनाई जाती है, जब तक आपको उसकी एक्चुअल प्रोसीजर नहीं पता है, जब तक आपको उसका रियल फॉर्मूला नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, ट्रायल्स करते हैं बहुत सारे, और जिसमें हमारा बेस्ट रिजल्ट आता है उस फॉर्मूले को हम मास्टर फॉर्मूला बोल देते हैं, और जो मेथड हमारी फाइनलाइज हो जाती है उसको हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, की ये प्रोसीजर आपको आज से फॉलो करना है। फिर वही प्रोसीजर आपकी इंडियन फार्माकोपिया में आ जाती है, फिर आप इंडियन फार्माकोपिया को फॉलो करके उस प्रिपरेशन को बना सकते हैं। क्लियर हो गई बात? चल अगले पॉइंट पे चलते हैं। ओके, चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट। तो इंग्रेडिएंट एक्सिपिएंट का अपना एक रोल है, सबको पता है। डाइल्यूएंट है, बाइंडर है, ग्रेनुलेटर है, ये सब अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हो, और आपने सब फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में पढ़ा हुआ है, ठीक है। बस कुछ जगह पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट के यूज करने और ना करने के पीछे उनके केमिकल नेचर होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं लैक्टोज, तो लैक्टोज को किसी भी, लैक्टोज डाइल्यूएंट, अगर किसी भी कंपाउंड में अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है तो लैक्टोज को यूज नहीं करना है, अदरवाइज वो वहां पे मिलार्ड रिएक्शन करके कलर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ऐसे ही पर्टिकुलर कुछ फॉर्मुलेशन में एक कुछ पर्टिकुलर टाइप के डाइल्यूएंट या एक्सिपिएंट जो हैं उनको यूज नहीं करना है, उसके अलावा आप बाकी सब यूज कर सकते हैं। तो इट इज डिपेंड अपॉन देयर केमिकल नेचर। अगर केमिकली वो आपस में कुछ इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, तो कोई भी कंपाउंड, मैंने बता दिया अब किस कंपाउंड के अंदर क्या होता है ये आपको देखना है, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड अगर कोई केमिकल रिएक्शन यदि कर रहा है, ठीक है ना, तो आपको पर्टिकुलरली वहां पर एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ डाइल्यूएंट यूज नहीं करना है, अदरवाइज बाकी डाइल्यूएंट तो यूज करो, क्योंकि बिना डाइल्यूएंट यूज किए हुए आप फॉर्मुलेशन नहीं बना सकते, ठीक है ना। दूसरा, अगर आपका जो ड्रग पाउडर है उसका डोज ज्यादा है और वही सफिशियंट है डायरेक्ट कंप्रेस करके टैबलेट बनाने के लिए, तो भी आपको डाइल्यूएंट की, डाइल्यूएंट इज अ फिलर। अगर आपके ड्रग का डोज कम है, वो कम क्वांटिटी में है, तो उसको एक प्रॉपर शेप और साइज देने के लिए डाइल्यूएंट की जरूरत होती है। अगर मान लो आपका ड्रग का ही डोज ज्यादा है और वही सफिशियंट है, ठीक है ना, और वो कंप्रेशन पे आराम से बाइंड भी हो जा रहा है, तो फिर डाइल्यूएंट की जरूरत नहीं, ठीक है। तो लैक्टोज कोई भी अमाइनो कंपाउंड के साथ क्या करता है, मिलार्ड रिएक्शन करके ब्राउन कलर का कंपाउंड बनाता है, इसलिए लैक्टोज को कोई भी ड्रग जिसके अंदर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है यूज नहीं करते। ओके, चलो अगले पॉइंट पर बात करते हैं हम। तो यहाँ पर अलग अलग दिया है, जैसे अगर आप टैबलेट लोगे तो वो डिसइंटीग्रेट होगा, फिर डिसइंटीग्रेट होने के बाद फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट होना, डीएग्रीगेशन होगा, फिर डिसोल्यूशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा। कैप्सूल्स में डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा, अगर ग्रेन्यूल्स है तो सीधे ग्रेन्यूल्स का डिग्रेगेशन होगा, पाउडर है तो सीधे डीएग्रीगेशन डिसोल्यूशन होगा, सस्पेंशन है तो वो सीधे ही फाइन पार्टिकल है, डिसोल्यूशन एब्जॉर्प्शन, इमल्शन सॉल्यूशन है तो वो डायरेक्टली सॉल्यूशन फॉर्म में जाएगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बोल तो दिया बच्चों, आपको देखना पड़ेगा कि एस्प्रिन में क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, और ऐसा नहीं कि कोई डाइल्यूएंट यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। पर्टिकुलर काइंड ऑफ डाइल्यूएंट ही रेस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। ओके, चलो अगली बात करते हैं हम। ओरल बायोअवेलेबिलिटी सॉल्यूशन की सबसे ज्यादा होगी, देन इमल्सन की, देन सस्पेंशन, देन कैप्सूल, टैबलेट, कोटेड टैबलेट, इंट्रिक कोटेड टैबलेट, सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट। तो ये भी ध्यान रखना है कि इसका ऑर्डर क्या होता है। फिर पेशेंट रिलेटेड फैक्टर में बच्चों ये एक चीज है जो आपको याद रखनी है, सब जगह का पीएच, तो आप इसको नोट कर लोगे कॉपी में। आपको ध्यान रखना है कि स्टमक का, कई बार क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है पीएच से भी, तो स्टमक का पीएच कितना है ये आपको याद रखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन का कितना है, 5 to 7 है। लार्ज इंटेस्टाइन का कितना है, 6 to 8 है। रेक्टम का कितना है, 7 to 8 है। तो ये आप पीएच वैल्यू आपको याद रखना है बच्चों। पीएच वैल्यू से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्टली, किस ऑर्गन का पीएच कितना है।
तो स्टमक का सबको जनरली पता होता है एसिडिक नेचर का है, तो स्टमक का जो है वो 1 से 3 होगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का अब याद कर लो 5 से 7.5। ठीक है, लार्ज का यदि हम बात करते हैं तो 6 to 8 याद रखना है, और रेक्टम का याद रखना है 7 to 8। ठीक है, चलो बाकी जनरलाइज चीजें आप एक बार पढ़ लेना, क्वेश्चन अगर बनेगा तो डायरेक्ट पीएच से बनेगा। ओके, अगले पॉइंट पर चलते हैं। एज, ये भी सबको पता है भाई, एज के अकॉर्डिंग आपको डोज का कैलकुलेशन करना पड़ता है। छोटा बच्चा है तो अलग कैलकुलेट करोगे, अगर कोई ओल्ड एज पर्सन है तो उसके केस में एब्जॉर्प्शन अलग होगा, यंग है तो सब में अलग अलग होगा, सबका गैस्ट्रिक टाइम अलग होगा, सबके बॉडी के माइक्रोफ्लोरा अलग होंगे। ठीक है, तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स, ये इसमें ऐसा कुछ बताने का नहीं है। हाँ, ये याद रख लेना, यहाँ पर गैस्ट्रिक इम्पिटिंग टाइम जो है, पासेज ऑफ ड्रग फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन इज गैस्ट्रिक, और इसको हम क्या बोलते हैं, इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर, इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस फॉलो करेगा, इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब यहां पर देखो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको भी एक बार देख लो। रैपिड गैस्ट्रिक इम्पिटिंग इज नीडेड, आप क्या चाहते हो, कब जल्दी से आपका स्टमक खाली होना चाहिए, ठीक है ना। व्हेन डिलेड गैस्ट्रिक इम्पिटी इज रिकमेंडेड, ठीक है। रैपिड इन ऑनसेट होगा, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन इज डिजायर्ड। एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है सेडेटिव के केस में, ये दो टेबल इस टाइप से बना दिया हमने, एक एक आपको देखना है रैपिड गैस्ट्रिक इम्पिटिंग टाइम कब कब चाहिए, और आपको डिलेड चाहिए, मींस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कब आप चाहते हो कि फास्ट इम्पिटिंग हो, और कब चाहते हो कि आपका जो स्टमक है वो फूड जो है वो स्लोली स्लोली इंटेस्टाइन में ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, गैस्ट्रिक इम्पिटिंग टाइम मतलब आपने एक बार खाना खाया, वो खाना आपके स्टमक में गया है, स्टमक में HCl के साथ प्रॉपरली मिक्स होगा, और मिक्स होने के बाद अब उसको इंटेस्टाइन में पहुंचना है। ठीक है, तो स्टमक से ट्रांसफर होकर इंटेस्टाइन में जाने की प्रोसेस। तो उसने कहा ये दो चीज हो सकती है, या तो वो प्रोसेस फास्ट होगी या स्लो होगी। ठीक है ना, तो हम कहते हैं हमको किस केस में ये प्रोसेस फास्ट चाहिए होती है, तो अगर आप सेडेटिव्स वगैरह दे रहे हैं, ठीक है ना, तो रैपिड ऑनसेट, अगर आप चाहते हो कि आपको फास्ट एक्शन मिले, तो हम क्या चाहेंगे कि जल्दी से जो फूड है वो इंटेस्टाइन में जाए और हमारा ड्रग जो है वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर एक्शन दे। तो आप कब चाहते हो कि भाई जल्दी से पेट खाली हो जाए, जब आपको एक्शन जल्दी चाहिए, रैपिड एक्शन चाहिए। ठीक है ना, दूसरा, अगर आपकी ड्रग सिर्फ इंटेस्टाइन में ही डिसॉल्व हो सकती है, एंट्रिक कोटेड है, तो भी आप चाहोगे कि एकदम रैपिडली क्या हो जाए, गैस्ट्रिक इम्पिटिंग टाइम हो जाए। अगर आपका ड्रग HCl में अनस्टेबल है, तो भी आप चाहोगे कि गैस्ट्रिक इम्पिटिंग, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है पेनिसिलिन का। ठीक है ना, और अगर आपकी ड्रग्स केवल इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब हो रही है, जैसे विटामिन B12, तो दीज आर द केसेस व्हेन रैपिड गैस्ट्रिक इम्पिटिंग इज नीडेड। ठीक है, तो यहां पर कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि सपोज मान लो, मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिखता हूं, फॉर फॉर इंट्रिक कोटेड ड्रग, फॉर इंट्रिक कोटेड ड्रग रैपिड और फास्ट एब्जॉर्प्शन अकर व्हेन। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रैपिड या फास्ट एब्जॉर्प्शन कब होगा। पहला ऑप्शन दिया है रैपिड गैस्ट्रिक इम्पिटी, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है स्लो गैस्ट्रिक इम्पिटी। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है डू नॉट अफेक्ट, और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है नन। ठीक है, तो जल्दी बताओ, इंट्रिक कोटेड के केस में अगर आप अच्छा एब्जॉर्प्शन चाहते हो तो गैस्ट्रिक इम्पिटिंग टाइम क्या होना चाहिए, रैपिड होना चाहिए।
ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है भाई विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चीज अच्छा होगा, तो आप बोलोगे रैपिड गैस्ट्रिक एंट्री टाइम अच्छा होगा। पेनिसिलिन के लिए भी क्या होगा, रैपिड गैस्ट्रिक एंट्री। अब कई जगह हम चाहते हैं कि जो गैस्ट्रिक एम्पिटिंग है वो स्लो हो तो हमारे लिए अच्छा होगा। जैसे कई बार हम देखते हैं कि फूड प्रमोट ड्रग डिसोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन। कई बार फूड की वजह से कुछ ड्रग का एब्जॉर्प्शन डिसोल्यूशन बढ़ जाता है, लाइक ग्रीसोफिल। तो हमने देखा कि भाई उसको खाली पेट देने पे एब्जॉर्प्शन कम हुआ, और किसी पर्सन ने फूड खाया और उसके बाद टेबलेट दिया तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ। तो ऐसे केस में हम सोचते हैं कि जितनी देर वो फूड के साथ इंटरेक्ट करता है उतना अच्छा है, उतना बेटर डिसोल्यूशन, उतना बेटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो इसके केस में जो फूड प्रमोट कर रहा है वो ड्रग डिसोल्यूशन, तो डिले होना हमारे लिए ठीक है। दूसरा दिया है ड्रग डिसॉल्व स्लोली और ड्रग इरिटेट द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ठीक है। तो यहां पर हम कहते हैं कि भाई अगर आपने खाली पेट किसी को दे दिया, ठीक है ना, और ऐसी ड्रग है जो इरिटेशन कॉज कर रही है, ठीक है ना, क्या कॉज कर रही है, इरिटेशन कॉज कर रही है, तो वो अल्सर कॉज कर सकती है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ऐसी ड्रग देंगे जो हम उसको क्या करेंगे, फूड के बाद देंगे, ठीक है ना। और अगर फूड के बाद देंगे तो हमने क्या देखा है कि जितना टाइम वो फूड के साथ रहेगी, ठीक है ना, वो मेम्ब्रेन में इरिटेशन कॉज नहीं करेगी। अगर वो फूड के साथ नहीं है तो वो मेम्ब्रेन में क्या कॉज कर सकती है, इरिटेशन कॉज कर सकती है। तो जितने ज्यादा टाइम तक वो फूड के साथ रहेगी हमारी स्टमक की वॉल, इंटेस्टाइन की वॉल सेफ है। अदरवाइज अगर वो फूड के साथ नहीं है, ठीक है ना, तो वो क्या कॉज कर सकती है, इरिटेशन कॉज कर सकती है। ठीक है। तो कोई भी ड्रग यदि स्लोली डिजोल्व होती है तो उसको टाइम मिलेगा डिजोल्व होने का। अगर गैस्ट्रिक टाइम डिले कर दिया तो उसको प्रॉपर टाइम मिलेगा डिजोल्व होने का। और जितने टाइम तक वो फूड के साथ रहेगी इरिटेशन भी क्या होगा, कम होगा, वॉल के डैमेज होने का चांस भी कम होगा, गैस्ट्रिक इरिटेशन का भी कॉज कम होगा, अल्सर इंड्यूस होने का भी कॉज कम होगा। अगर किसी ड्रग का डिसइंटीग्रेशन स्टमक के HCl में ही होता है तो हम चाहेंगे कि वो मैक्सिमम टाइम, क्योंकि जब फूड होगा तो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए HCl सीक्रेट होगा, तो उसके डिसइंटीग्रेशन में हेल्प करेगा। ठीक है। दूसरा हम कहते हैं कि आपका स्टमक ही जो है वो टारगेट साइट है उसका, तो जब तक पेट खाली नहीं होगा आपकी ड्रग वहां पर अवेलेबल है, तो वो क्या होगी, लंबे टाइम तक एब्जॉर्ब हो सकती है। ठीक है। तो ये बहुत जनरल सी बात है, अगर आप देखोगे तो दीज आर द पैरामीटर्स जहां पर आपको समझ में आएगा कि इन सब केस में अगर डिले फूड इम्पिटिंग होती है, गैस्ट्रिक इम्पिटिंग होती है, तो ठीक है हमारे लिए। ओके। फूड कितनी देर कहां पर रह सकता है उसकी बात की गई है। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर आप देखोगे तो हम फर्दर ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम में डिवाइड कर सकते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन को आप सीकम, कोलॉन में फर्दर डिवाइड कर सकते हो। तो डिडिनम वाला पोर्शन जो होता है, स्टमक के जस्ट नीचे वाला पोर्शन जो होता है उसको हम कहते हैं डिडिनम। तो वहां पर विद इन 5 मिनट्स तक आपकी ड्रग रह पाती है क्योंकि बहुत छोटा पोर्शन है। फिर जिजनम थोड़ा सा लॉन्ग होता है, वहां पर 2 आवर्स तक आपका ड्रग रिटेन कर सकता है। फिर इलियम जो होता है वहां पर अप टू 6 आवर्स तक हो सकता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो आपका ड्रग है वो बहुत लंबे टाइम तक हो सकता है। सीकम में 1 आवर्स तक का होगा, लेकिन कोलॉन में अप टू 12 आवर्स और कई बार उससे भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है ना। कई बार कॉन्स्टिपेशन वगैरह के केस में हम देखते हैं कि कोलॉन के अंदर जो भी डिकम्पोज रेसिड्यूज है, ठीक है ना, फीकल मैटर है, वो 12 आवर्स, 16 आवर, 18 आवर्स तक भी रह सकता है। ठीक है। चलो, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, सबसे ज्यादा टाइम तक जो फूड है या डिकम्पोज फूड है वो बॉडी के किस पार्ट में रह सकता है, तो कोलॉन है जहां पर लॉन्गेस्ट टाइम के लिए फूड मटेरियल हो सकता है। ठीक है ना। 6 to 12 आवर उसका नॉर्मल रेसिडेंट टाइम है, इतने टाइम तक वहां पे वो रिटेन हो सकता है। ओके। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पीएच, ऑलरेडी हम इसकी बात कर चुके हैं। इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पीएच, एसिडिक ड्रग है तो एसिडिक मीडियम में आयनाइज होगी, बेसिक ड्रग है तो इस पर वो आयनाइज सकती है, तो आपको इससे प्रोटेक्ट करना होगा। प्रोटेक्ट करने का तरीका क्या है, इंट्रिक कोटेड करना होगा। डिसीज स्टेट, तो हमने देखा बच्चों गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज यदि हो जाती है, किसी को अल्सर हो जाए, ठीक है, तो ऐसे कई केसेस में हम देखते हैं कि जो स्टमक की मोटिलिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है ना। HCl का सिक्रेशन अफेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से भी हम क्या देखते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस अफेक्ट हो जाती है और वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन को भी अफेक्ट करेगी। ऐसे ही
अगर हिपेटिक डिसीज है तो भी सीक्रेशंस को अफेक्ट करेगा। कार्डियोवास्कुलर डिसीज वगैरह भी है तो हम देखते हैं अगर प्रॉपर सर्कुलेशन कहीं पर नहीं हो रहा है तो कोई भी ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। अगर फंक्शनिंग नहीं कर रही है बॉडी का कोई भी पार्ट तो बाकी सब प्रोसेस भी आपस में इंटरकनेक्टेड है, वो अफेक्ट होगी। तो ब्लड फ्लो टू द जीआईटी, अभी हमने कहा भाई कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है तो पर्टिकुलर ऑर्गन की भी एक्टिविटी रिड्यूस होगी। ठीक है, तो बस ये जनरलाइज चीज है, इसको याद करने और ऐसा कुछ नहीं है। कोलोन को जरूर याद रखना बच्चों, बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पे ड्रग जो है वो स्टोर रह सकता है। ओके, फूड ड्रग इंटरेक्शन ये आपको याद रखना है। यहाँ पर तो ये बहुत जनरल सी बात है, लेकिन फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे ड्रग हैं जिनके केस में जो इंटरेक्शन है फूड देने के कारण उनका एब्जॉर्प्शन डिले हो जाता है। ठीक है, जैसे एस्प्रिन है, पैरासीटामोल है, डाइक्लोफिनेक है, नाइट्रोफ्यूरेशन है, डिजॉक्सिन है। ठीक है, तो फूड के साथ क्या हो जाएगा, अगर आप दोगे तो एब्जॉर्प्शन पुअर हो जाता है। कुछ ऐसी ड्रग हैं बच्चों जिनका एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या हो जाता है, डिलेड और डिक्रीज, इन दोनों का मतलब समझ लो। डिलेड का मतलब है अगर कोई चीज 1 घंटे में एब्जॉर्ब हो रही थी, अगर आप फूड के साथ दोगे, अगर आप फूड के साथ दोगे तो उसको एब्जॉर्ब होने में कितना टाइम लग गया, 2 आवर्स लग गया। ठीक है, एब्जॉर्ब होने में कितना टाइम लगा, 2 आवर्स लग गया, तो डिलेड हो गया। ठीक है, तो डिलेड का डिक्रीज और इंक्रीज से कोई लेना नहीं है। डिलेड होने वाली चीज मे बी डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, तो डिलेड का मतलब सिर्फ टाइम लगने से, मान लो पहले भी 100 मिलीग्राम एब्जॉर्ब हो रहा था, अभी भी 100 मिलीग्राम एब्जॉर्ब हुआ, फर्क कितना है, पहले 1 घंटे में हो रहा था और अब 2 घंटे में हुआ। ठीक है, चलो, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन होने का मतलब है कि पहले 100 मिलीग्राम एब्जॉर्ब हो रहा था और अब कितना हुआ, 70 मिलीग्राम एब्जॉर्ब हुआ। ठीक है ना, तो अगर यहां पर हमने कहा कि टाइम उतना ही है, उतने टाइम में लेकिन अमाउंट जो है वो क्या हुआ, कम एब्जॉर्ब हुआ। तो जैसे पेनिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन, इथेनॉल, टेट्रासाइक्लिन, लीवोडोपा, दैट इज डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। इंक्रीज एब्जॉर्प्शन का मतलब भाई अभी तक 70 हो रहा था, अभी जब फूड के साथ दिया तो 80 मिलीग्राम एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है ना, अब हो सकता है टाइम इसको ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। तो हमने कहा कि लेकिन इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ गया, एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, बढ़ गया, 70 से 80 मिलीग्राम हो गया। तो इंक्रीज किस किस में, ग्रीसोफिल्विन में, नाइट्रोफ्यूरेशन में, डाइजेपाम में, वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, मतलब जैसे विटामिन बी जो है आपका वाटर सॉल्युबल है, विटामिन सी जो है आपके वाटर सॉल्युबल, तो ये इस टाइप के जो भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है इनका आप यूज कर सकते हैं। ओके, चलो, तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर ड्रग दी हुई थी, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर तो ये इंफॉर्मेटिव है बायोफार्मास्यूटिक्स में, ठीक है ना, लेकिन फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब आपको उसको फिर वहां पे जो भी क्वेश्चन कंसीडर करना है, वेदर फार्माकोलॉजी बायोफॉर्म, आप कंसीडर कर सकते हो, बट दीज आर द फैक्टर्स। हाँ, एक चीज मैं सिखा देता हूँ बच्चों, जब कभी भी कोई चीज याद करने वाली आए तो उसको आप अपने हिसाब से किसी भी चीज में, जिंगल में, स्टोरी में कन्वर्ट कर दो, उसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत मत करो। ठीक है ना, और वो आपके अपने तरीके होने, जिसे मैं बता देता हूँ। सपोज मान लो इसको याद करना है, ठीक है, तो जैसे हमने देखा यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ डिले। ठीक है, तो डिले कर दिया मतलब आपने लेट कर दिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक ड्रग लिखी है एस्प्रिन, अगर आपको याद करना है, ठीक है, तो इसको आप किसी का नाम बना दो। तो अगर मैं स्टार्टिंग के 2 वर्ड ले लूं तो एस वर्ड बन रहा है, तो एक एक्ट्रेस है ऐश्वर्या, तो आपने डिले कर दिया किसका काम, ऐश्वर्या का काम क्या कर दिया, डिले कर दिया। अगर आपने उसका काम डिले कर दिया है, ठीक है ना, तो उसको गुस्सा आ सकता है, तो उसने क्या किया, उसने सीएम को कंप्लेन कर दिया आपकी। ठीक है ना, भाई ऐश्वर्या का काम डिले किया, उसने सीएम को कंप्लेन कर दी, तो आपको उससे याद हो जाएगा। ठीक है ना, पैरासीटामोल हो गया, या ऐसा कर लो, पीसीएम याद नहीं करना है, तो आपने ऐश्वर्या का काम डिले किया तो उसका पारा चढ़ गया, तो पैरासीटामोल हो गया। ठीक है ना, तो सीएम याद मत करो, तो ऐश्वर्या का काम डिले किया, उसका पारा चढ़ गया। अब उसका पारा चढ़ गया तो अपने किसी साथ वाले को बोलेगी, तो उसने सनी देओल को बता दिया, और सनी देओल का हाथ सबको पता है कितने का होता है,
2.5 किलो का हाथ होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, डाइक्लोफिनेक, और साथ साथ में उसने वहां के डीआईजी को भी बता दिया, तो डिजॉक्सिन। और 2.5 किलो का हाथ पड़ेगा तो दिन में रात नजर आएगी, तो देखो नाइट्रोफ्यूरिनेशन। तो ये कुछ भी आप अपने मन से, मैंने एक जस्ट ये बता दिया, आप अपने मन से किसी भी तरीके, इससे क्या होगा कि आपकी परमानेंट मेमोरी में चीजें चली जाएंगी और आपको बार बार रिवाइज करना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज ऐसी चीजें इतनी सारी हैं बच्चों, आप क्या क्या रिवाइज करोगे, ठीक है। तो जब कभी भी याद करने वाली चीजें हो तो आपको उसको वही वैसे ही याद करना है। और जब कोई समझने वाली चीज है तो वहां पे बिल्कुल भी ट्रिक नहीं लगानी, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। तो हमेशा बच्चे यही करते हैं, हर जगह या तो ट्रिक लगाने लग जाते हैं, हर जगह या तो कॉन्सेप्ट। तो ये दोनों चीजों को अलग रखना है। जहां पर ट्रिक लगानी है वहां पर ट्रिक लगाइए, याद करते समय आप ट्रिक लगा सकते हैं, समझने का कोई ट्रिक नहीं होता, ठीक है। ओके, चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है। तो हमको हर चीज का पता है भाई, स्टमक के अंदर भी फ्लूइड होता है, इंटेस्टाइन में भी फ्लूइड होता है, तो हर एक ऑर्गन में कुछ ना कुछ फ्लूइड है। तो लार्ज फ्लूइड वॉल्यूम रिजल्ट इन बेटर डिसोल्यूशन, सबको पता है भाई। कम पानी में अगर शक्कर घोलोगे नहीं घुल पाएगा, थोड़ा पानी ज्यादा लोगे बड़े आसानी से घुल जाएगा। तो हम कहते हैं फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा हो तो डिसोल्यूशन फास्ट होगा, डिसोल्यूशन फास्ट होगा तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। इंटरेक्शन ऑफ ड्रग विद नॉर्मल जीआई कंस्ट्रेंट, तो हम कहते हैं म्यूसिन क्या होता है बच्चों, हमारे स्टमक के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड सब्सटेंस किसको हम कहते हैं, म्यूसिन। बहुत सारी ड्रग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर लेयर के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं। इंटरेक्ट, म्यूसिन इंटरेक्ट विद स्टेप्टोमाइसिन, और क्या करता है, उसका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर देता है। ऐसे ही बाइल सॉल्ट जो होता है, बाइल सॉल्ट क्या होता है बच्चों, लीवर जो है ना हमारा, वो बाइल सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, बाइल एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। और ये गॉल ब्लेडर में जाके स्टोर होता है, और जो गॉल ब्लेडर है वो धीरे धीरे इसको रिलीज करके कहाँ भेजता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिडुनम वाले पोर्शन में भेजता है। वहां पर ये जो बाइल सब्सटेंस है, ये बाइल सब्सटेंस एक सर्फेक्टेंट होता है, वो आपके फूड मटेरियल के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। और वही जब कभी लीवर डिसऑर्डर होता है, तो यही जो बाइल सब्सटेंस होता है ना बच्चों, ये लीवर, आपने देखा होगा ना लीवर डिसऑर्डर्स वगैरह में, हम यही चेक करते हैं कि बॉडी में बाइल का लेवल क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये जो बाइल जो होता है ना, इसी के कारण जो फीकल मैटर में येलो कलर देखने को मिलता है, या कई बार इस आपको इसका बॉडी में लेवल बढ़ जाए तो जॉइंडिस का केस भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन इन जीआईटी। तो जहां पर याद करने वाली चीज होगी वो मैं बोलूंगा, वही याद करना है, बाकी चीज बस ऐसे। इफ ड्रग मूव फास्ट थ्रू द जीआई ट्रैक, ड्रग इज नॉट वेल एब्जॉर्ब, अगर कोई ड्रग सीधे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन सबको बड़ी तेजी से क्रॉस करते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में चलेगी, तो साहब वो बिना एब्जॉर्ब हुए बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो उसको सफिशियंट टाइम मिलना चाहिए डिसइंटीग्रेशन का, डिसोल्यूशन का, ठीक है ना। और रेसिडेंस टाइम, उतना टाइम मिलना चाहिए जितने में वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में जाए, अदरवाइज एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो हम कहते हैं अगर बहुत फास्टली, ठीक है ना, जैसे आपको पता है जब कभी कोई डायरिया वगैरह इन सब का केस हो जाता है, तो हम कहते हैं कि इतना फास्ट ट्रांजिट टाइम चलता है वहां पर कि कोई भी चीज रिटेन नहीं कर पाती, इसीलिए आप मेडिसिन या कोई भी चीज लोगे तो उस का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, ड्रिप की हेल्प से उसको सप्लीमेंट न्यूट्रिशन और मेडिसिन देनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी चीज इतनी देर रिटेन ही नहीं कर रही है कि बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। ओके, इफ ड्रग डिलेड, अगर आपकी ड्रग स्टमक से इंटेस्टाइन में नहीं जा रही है, हम पहले ही बात कर चुके हैं इस पे और फर्दर बात करने की बात नहीं, जितना डिले होगा, अगर आपकी ड्रग इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होता है तो वो उतनी स्लो एब्जॉर्ब होगी। प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, पहले ही मैं बात कर चुका हूं बच्चों। जब भी कोई ड्रग इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है तो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ब्लड के सर्कुलेशन है, सिस्टमिक सर्कुलेशन है, ठीक है ना, हेपेटिक सर्कुलेशन है। अगर आपकी ड्रग हिपेटिक सर्कुलेशन में चली गई तो वो पहले ऑर्गन, दूसरे किसी ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट होने की जगह सबसे पहले कहाँ जाएगी, लीवर में। और लीवर जितने को भी डिकम्पोज कर सकता है, लीवर उसको डिकम्पोज कर देगा। तो हम कहते हैं वो एक्शन देने से पहले ही उसका मेटाबॉलिज्म हो गया। तो इसको हम फर्स्ट पास इफेक्ट, प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। ओके, ल्यूमिनल एंजाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि जितनी भी प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर, माइक्रोफ्लोरा, एंजाइम्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन, ठीक है ना। जैसे आपने देखा है, अगर आप किसी को एंटीबायोटिक दोगे लंबे टाइम तक, तो उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना नेचुरल है, क्योंकि एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया को किल करेगा, तो आपके नॉर्मल बैक्टीरिया को भी किल करेगा जो बॉडी के लिए जरूरी है, जो आपके इंटेस्टाइन में, गट में पाए जाते हैं, जो फीकल मैटर को डिकम्पोज करते हैं, है ना, फीकल को स्मूथ करते हैं और इजीली स्टूल को पास कराते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक खाया तो पूरे माइक्रोफ्लोरा क्या हो गए, डैमेज हो गए, माइक्रोफ्लोरा डिस्ट्रॉय हो गए, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए तुमने देखा है आजकल एंटीबायोटिक की जगह एक कॉन्सेप्ट आ गया है प्रोबायोटिक, ठीक है ना। प्रोबायोटिक का मतलब होता है बच्चों, उसमें इसेंशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दिया जाता है। मार्केट में आप जाओगे तो स्पोरलेक, लैक्टोबैसिलस की टैबलेट्स आती हैं। तो हम क्या करते हैं, हमको पता है भाई बॉडी के अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, मान लो जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है वो 10,000 बैक्टीरिया है, तो हम क्या करते हैं, जो टैबलेट है उसके अंदर हमने 1,00,000 लैक्टोबैसिलस दे दिया, तो 1,00,000 और 10,000 के बीच में फाइट होगी और ऑब्वियसली ये 1,00,000 वाला जीत जाएगा। तो हमने क्या देखा, 1,00,000 वाला जीतेगा भी, तो जो बैक्टीरिया अंदर बचेगा वो हमारे काम का बैक्टीरिया है, और अगर काम का बैक्टीरिया बॉडी के अंदर है तो उससे ना तो डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ेगा, ना बाकी डाइजेशन की प्रोसेस बिगड़ेगी, और ना ही जो इसेंशियल माइक्रोफ्लोरा का काउंट है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबायोटिक। ओके, डाइजेस्टिव एंजाइम की अगर हम बात करते हैं, जैसे देखो हाइड्रोलेज एंजाइम है, ठीक है ना, तो एस्टर वाली ड्रग को डाइजेस्ट करेगा, पेप्टाइडेज ड्रग है तो कोई भी अमाइड वाली ड्रग है, प्रोटीनियस कंपाउंड, उन सबको तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, माइक्रोफ्लोरा, ये सब हमारी बॉडी में बहुत इसेंशियल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ओके, एक्स्ट्रा वस्कुलर रूट कौन कौन से हैं, जैसे बक्कल सबलिंगुअल रूट है, ठीक है, ये हमको सबको पता है कि नाइट्रोग्लिसरीन या कार्डियक अंजाइना वगैरह के केस में हम सबलिंगुअल टैबलेट देते हैं, और ये फर्स्ट पास रूट को बायपास कर देती है, नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, रैपिड एब्जॉर्प्शन के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या है भाई, बकल कैविटी का सरफेस एरिया कम है, इसलिए लो डोज ही यहाँ से एब्जॉर्ब हो पाएगा, बहुत ज्यादा नहीं एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि वो फिर, ठीक है, एरिया जो है वो यहाँ पर कम देखने को मिलता है। रेक्टल रूट, ये भी आपका, अगर आप बात करोगे तो एक्स्ट्रा वस्कुलर रूट आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पीएच का, जो रेक्टल है हमने बात की थी अराउंड 8 के आसपास, 6 to 8 के आसपास आपको देखने को मिल रहा था। यहाँ से भी आप एब्जॉर्प्शन कर सकते हो, मैंने पहले ही बताया था बच्चों की जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का जो प्रॉब्लम है ना वो इंटेस्टाइन से ही, अगर आप बकल रूट से दे दो, रेक्टल रूट से दे दो, सबलिंगुअल दे दो, यहाँ से फर्स्ट पास नहीं होता है, फर्स्ट पास होता है इंटेस्टाइन वाले पार्ट से, ठीक है। ओके, तो ये ऑलरेडी हम सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं, तो आगे बढ़ेंगे। टॉपिकली एडमिनिस्ट्रेड का जो भी एक्शन होता है, ठीक है ना, आप ऑइंटमेंट लगा रहे हो, जेल लगा रहे हो, ये मोस्टली बच्चों, ये जितनी भी चीजें ये टॉपिकल एक्शन देती है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कोई ट्रांसडर्मल या परक्यूटेनियस की अगर आप बात करोगे, तो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड तक जाएगी, ठीक है, हमने पहले ही बात की थी, ट्रांसडर्मल पैच हो गया, ठीक है ना, या परक्यूटेनियस मतलब जस्ट स्किन के नीचे, जैसे डिपॉट वगैरह हम बनाते हैं कई चीजों का, ठीक है ना, स्किन के नीचे आप उसको इंजेक्ट कर देते हो, वो वहां पे प्रेसिपिटेट हो जाता है, फिर बॉडी के टेम्परेचर, बॉडी की हीट पे धीरे धीरे मेल्ट होकर के वो ब्लड के अंदर जाता है, ठीक है। तो जनरली टॉपिकल सब लोकल एक्शन देते हैं, कुछ स्पेशल केस ट्रांसडर्मल पेज, परक्यूटेनियस अगर आप दे रहे हो तो वही सिस्टमिक। स्किन का पीएच की अगर हम बात करते हैं तो 4 to 6 याद रखना है आपको। ओके, चलो, 3 पाथवेज टॉपिकल डिलीवरी के, हमने पहले ही बात किए थे, ट्रांससेलुलर, इंटरसेलुलर, मतलब अक्रॉस द सेल, सेल में से होकर के जाए, दो सेल के बीच में से होकर के जाए, ठीक है, या आपकी जो स्किन है उसके हेयर फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल से होकर के जा सकता है, या स्वेट की जो ग्लैंड है वहां से होकर के जा सकता है, या सिबेसियस ग्लैंड जो है, ठीक है, वहां से होकर, तो दीज आर द मल्टीपल पाथवे जहां से आपका ड्रग जा सकता है, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर इज अ प्रिंसिपल बैरियर टू द एब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन, क्योंकि ये सबसे थिक लेयर होती है, ठीक है ना, और यहाँ से पेनिट्रेशन जो है वो उतना इजी नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखना कौन सी लेयर है जहां से एब्जॉर्प्शन इतना इजी नहीं होता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो अगर आपको एब्जॉर्प्शन कराना है तो उस केस में
हमको क्या ध्यान रखना होता है बच्चों कि आपको कोई ना कोई पेनिट्रेशन या परमिशन इन्हांसर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो याद रख लेना कौन कौन से होते हैं, डीएमएसओ है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, अजोन से, तो ये नाम याद रख लेना, फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम आ सकता है। ठीक है ना, ओके। चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक? देखो, प्रोबायोटिक का मतलब वैसे तो फूड सप्लीमेंट है, लेकिन इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रो का मतलब होता है वो लाइव फॉर्म में होंगे। ठीक है ना, प्रो का मतलब है वो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है बॉडी के, लेकिन वो लाइव होंगे। ठीक है, और जो प्रीबायोटिक फूड होता है, प्रीबायोटिक फूड में ज्यादातर आपको जो कॉम्बिनेशन दिया जाता है, तो वहां पर भी आपको ह्यूमन माइक्रोफ्लोरा, लेकिन उनके स्पोर्स वगैरह ज्यादातर यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो वो जो स्पोर्स हैं बाद में वो धीरे धीरे क्या हो सकते हैं, जर्मिनेट हो सकते हैं जैसे जैसे मीडियम मिलेगा उनको। ओके, अगले पॉइंट पर चलते हैं हम। परमिएशन इन्हांसर का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो स्किन का पेनिट्रेशन बढ़ा दे, स्किन के अंदर पेनिट्रेशन को बढ़ा दे। ठीक है, पेनिट्रेशन को जो बढ़ाने वाली बात की जाती है उसको हम कहते हैं परमिशन इन्हांसर। क्लियर हो गई बात? ओके, चलो, प्री और प्रो वाला भी क्लियर हो गया। तो प्रोबायोटिक में आप नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा की एक पूरी फैमिली होती है, नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा, वो आप ओवरऑल दे देते हैं। लेकिन प्री में क्या करते हैं हम, स्पेसिफिक जो ह्यूमन के गट का जो माइक्रोफ्लोरा है वो कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक माइक्रोफ्लोरा ही आप वहां पर उसका स्पोर्स या उसको दोगे। प्रो के अंदर आप एक मिक्सचर भी दे सकते हो, नॉर्मल जो भी आपके डाइजेशन काइंड ऑफ बैक्टीरिया वो दे सकते हो। ओके, अगले पॉइंट पर चलते हैं। कुछ नोवल टेक्निक है परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन की, बॉडी के अंदर ड्रग कैसे एब्जॉर्ब होती है। आयंटोफोरेसिस, ठीक है, तो नाम सुन लो, वैसे तो आप एनडीडीएस वगैरह में पढ़ते हो, लेकिन ठीक है यहाँ पर आप नाम सुन लो। आयंटोफोरोसिस मतलब बच्चों कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक करंट के इन्फ्लुएंस में, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट के इन्फ्लुएंस में अगर हम ड्रग का एब्जॉर्प्शन करा रहे हैं, कार्टिसोल, मेथाकोलिन, सेलिसाइलेट, तो ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है। ठीक है ना, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे तुम देखते हो ना ईसीजी वगैरह भी क्या है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड्स हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं, डिलीवरी कराने के लिए हमको जहां कहीं से ड्रग को डिलीवर कराना है, ठीक है ना, वहां पर हमने अक्रॉस द मेम्ब्रेन एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट की है, और उस फील्ड की वजह से वहां पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है ना, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल करंट की जगह आप अल्ट्रासोनिकेशन रेडिएशन यूज कर सकते हो, उसकी वजह से यदि एब्जॉर्प्शन हो रहा तो वो कहेगा फोनोफोरोसिस। तो आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से एब्जॉर्प्शन होता है तो आयंटोफोरोसिस, अल्ट्रासोनिक रेडिएशन की वजह से होता है तो फोनोफोरोसिस। इंट्रामस्कुलर आपको पता है आईवी से सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उसके अलावा अगर हमको 90 डिग्री पे जो भी आप इंजेक्शन देते हो डेल्टाइड मसल्स वगैरह में आप लगाते हो, उसको हम बोलते हैं इंट्रामस्कुलर आईएम इंजेक्शन। ठीक है, तो आपको याद रखना है ड्रग इंजेक्टेड इन डेल्टॉइड आर, ठीक है ना, या आप थाई में भी ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे सकते हो। ठीक है, और बट्टक में भी, जैसे ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स जो हैं वहां पर आप, तो ये मसल्स के नाम भी आपको याद रख लेना है। जो भी लिपोफिलिक ड्रग है उनका एब्जॉर्प्शन पेसिव तरीके से होगा और वो बहुत फास्ट होगा। ओके, हाइड्रोफिलिक ड्रग की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोफिलिक ड्रग एंड आयनाइज ड्रग जो है बच्चों, वो स्लोली स्लोली एब्जॉर्ब होगी। हमने पहले ही बात किया कि हमारी मेम्ब्रेन का नेचर लिपोफिलिक है, तो जिसके पास लिपिड कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रो, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिपिड और हाइड्रोफिलिक नहीं, दोनों कैरेक्टर होने जरूरी हैं, लेकिन दोनों कैरेक्टर में ओवरऑल लिपिड कैरेक्टर ज्यादा है तो उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, ओवरऑल हाइड्रोफिलिक है तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। ओके, लार्ज वॉल्यूम इज एब्जॉर्ब फास्टर व्हेन गिवन इन डाइल्यूट फॉर्म देन स्मॉल बॉल। ठीक है, तो कोई भी चीज है अगर आप उसको डाइल्यूट फॉर्म में करके दोगे, ठीक है ना, तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो फास्ट होगा। ठीक है, और लार्ज वॉल्यूम और स्मॉल वॉल्यूम ये दोनों ही चीज क्या हो रही है बच्चों, आप डायरेक्टली कहां पर दे रहे हो, ब्लड में दे रहे हो। ठीक है, डायरेक्टली आप किसी भी चीज को ब्लड में दे रहे हो,
तो अगर आप ब्लड में दोगे और आप उसको डाइल्यूट करके दे रहे हो तो वहां पे सफिशियंट वॉल्यूम है, आपकी ड्रग में कोई सेचुरेशन नहीं है, वो पूरी तरीके से फ्रीली डिसॉल्व है, वो बड़े आसानी से जाएगी, डिस्पर्स होगी और उतना ही फास्ट क्या हो जाएगी, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। फेनिटोइन, डिजॉक्सिन, ऐसे बहुत सारी स्टेरॉइड्स हैं जिनको अगर आप लार्ज वॉल्यूम फ्लूइड के फॉर्म में देते हो तो रिजल्ट अच्छा मिलता है। ओके, सबक्यूटेनियस सबको पता है, एब्जॉर्प्शन इज लो एज कंपेयर टू इंट्रामस्कुलर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सबक्यूटेनियस से इतना तेजी से जो ड्रग है वो पेनिट्रेट होकर के ब्लड में नहीं पहुंचता है, ठीक है ना। तो परफ्यूजन का मतलब होता है जहां पर आपने इंजेक्ट किया है वहां से क्रॉस होकर के, परमिएट होकर के, पेनिट्रेट होकर के ब्लड में पहुंचे, ठीक है। तो जनरली हम देखते हैं कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम सबक्यूटेनियस साइट कैन बी इनहांस इन टू वे, इनहांसिंग ब्लड फ्लो बाय मसाज और एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, उस रीजन में ब्लड आएगा तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीजिंग ड्रग टिश्यू कॉन्टेक्ट एरिया, जिस भी एरिया में सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया वहां अगर ब्लड की सप्लाई ज्यादा अच्छे से तो वहां पर ड्रग। इंसुलिन का इंजेक्शन सबको पता है कि हम कैसे लगाते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन आप इंसुलिन का देते हैं ताकि वो क्या करे, स्किन से वो धीरे 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 रिलीज होकर के कहां पर पहुंचता रहे, आपके ब्लड में पहुंचता रहे और इंसुलिन का यूनिफॉर्म कंसेंट्रेशन बना रहे। क्योंकि अगर इंसुलिन का एकदम कंसेंट्रेशन आपने हाइक कर दिया तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, एकदम से ग्लूकोज का लेवल गिर जाएगा, ठीक है ना। स्टेटम कॉर्नियम सबसे बाहर की लेयर, ठीक है। जब आप एपिथेलियल की लेयर देखेंगे तो फ्रॉम आउटर टू इनर साइड में आएंगे। ओके, पल्मोनरी ऑर्गन सबको पता है भाई, उसके अंदर छोटी छोटी सी एल्वोलाई होती है, कई बार माइक्रोविलाई भी लिखा होता है, उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और आपको पता है कि पूरा ब्लड हार्ट से निकल के कहां पर जाता है, लंग्स में, और लंग्स में सरफेस एरिया ज्यादा और हर एरिया में ऑक्सीनेटेड एयर भरी है, और वो ऑक्सीनेटेड एयर और ब्लड के CO2 में एक्सचेंज होता है और आपका ब्लड ऑक्सीनेटेड हो जाता है। तो वही लिखा है, लार्ज सरफेस एरिया ऑफ एल्वेलाई, हाई परमेबिलिटी ऑफ एल्वेलाई एपिथेलियम एंड रिच परफ्यूजन, ठीक है ना। उसकी वजह से ही वहां पर गैस का एक्सचेंज होता है और आपका ब्लड डीऑक्सीनेटेड से ऑक्सीनेटेड हो जाता है, तो एक्सट्रीमली हाई एब्जॉर्प्शन। डिस्ट्रीब्यूशन भी आप देखोगे तो सबसे ज्यादा लंग्स में हो, क्योंकि पूरा का पूरा हार्ट का ब्लड पहले लंग्स में जाता है, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल ड्रग पहले ही बात कर चुके हैं हम कि बहुत फास्ट एब्जॉर्ब होगी। ब्रोंकोडायलेटर, सॉल्बिटामॉल, एंटी एलर्जिक ड्रग आप इस रूट से देते हैं और उनका एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट आपको देखने के लिए मिलता है बिकॉज हायर सरफेस एरिया। इंट्रानेजल रूट की यदि हम बात करते हैं, मतलब आपको नेजल रूट से कोई भी ड्रग देनी है, यहाँ से जो भी देते हो आप प्रोटीन या पेप्टाइड्स, क्योंकि आप ओरली देते हो तो स्टमक वगैरह में उसके डिकम्पोज होने के चांस होते हैं, तो आप इसको यहाँ से दे सकते हैं। प्रोटीन पेप्टाइड बड़े आसानी से वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ड्रग एब्जॉर्ब इन रैपिड बिकॉज ऑफ इट्स रिच वस्कुलिटी एंड हाई परमेबिलिटी, ठीक है ना, क्योंकि वो सीधे लंग्स में जाकर के वहां से एब्जॉर्ब हो रहा है और आपके सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, उसको स्टमक और इंटेस्टाइन के थ्रू होके जाने की जरूरत नहीं है। लिपिड सॉल्युबल ड्रग या जिसका भी मॉलिक्यूलर ड्रग हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 400 to 1000 डाल्टन हैव गुड एब्जॉर्प्शन थ्रू नेजल रूट। तो नेजल रूट से इस रेंज की ड्रग जो है वो बड़े आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है। पोलर ड्रग है जिसके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है ना। पोर ट्रांसपोर्ट की अगर आप बात करोगे तो हमने पहले ही कहा था कि जो मेम्ब्रेन का पोर होता है बच्चों, ठीक है ना, तो मेम्ब्रेन का पोर साइज अगर आपने देखा है तो आप 200 डाल्टन तक की, क्योंकि इस रेंज के अप टू 300 तक के आपको मेम्ब्रेन पोर देखने के लिए मिल जाते हैं, तो पोर से होकर के अक्रॉस द मेम्ब्रेन ड्रग मूव कर सकती है। एग्जांपल दिया ऑक्सीटोसिन, कैल्सिटोनिन, वेसोप्रेसिन वगैरह, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, अगले पॉइंट पे चलेंगे, ठीक है। इंट्रानेजल और इनहेलेशनल दोनों सेम ही है कि आप नेजल रूट से किसी चीज को दे रहे हो, ठीक है। इंटरऑक्यूलर मतलब ऑप्थेल्मिक रूट, आई में अगर आप किसी चीज को ड्रग को दे रहे हो, ठीक है ना, आई साइड में यदि आप एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो तो दिस इज, और ये याद रखना बच्चों, बाकी जगह अभी तक मैंने नहीं कहा था लेकिन आई के केस में जो प्रिपरेशन है वो स्टेराइल होनी चाहिए। ये ऐसा हम इसलिए कहते हैं स्टेराइल क्योंकि एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है सीडोमोनास ओरिजिनोसा, ये बैक्टीरिया ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है। तो इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम हर एक ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन को स्टेराइल करते हैं, ठीक है ना। तो कई बार पूछा जाता है भाई
कि ऑप्थेल्मिक को स्टेराइल क्यों कर रहे हो, ये तो लोकल रूट है, ब्लड में तो जाएगी नहीं। फिर ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि पर्टिकुलर हमने एक बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया है, स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा, जिसकी प्रेजेंस की वजह से ब्लाइंडनेस कॉज हो सकती है। तो हम ये रिस्क को कंसीडर नहीं कर सकते, इसीलिए टू ओमिट दिस रिस्क हम हर एक प्रिपरेशन को क्या करेंगे, स्टेरलाइज करेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो जो आई का जो वो रीजन होता है, जो कैविटी होती है जहां पर आप ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, दिस कैविटी इज नोन एज कल्डूसेक। ठीक है, स्पेस जहां पर कोई भी आई ड्रॉप वगैरह आप इंसर्ट कर रहे हो। कॉर्निया इज अ बैरियर, क्यों? कोई भी ड्रग जो है वो आई से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में नहीं जाती, क्योंकि वहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग बैरियर कौन सा है बच्चों? कॉर्निया इज अ बैरियर इन ऑक्यूलर डिलीवरी। ठीक है ना? एज इट possesses both hydrophilic and hydrophobic character, therefore drug should passes biophysics solubility for optimum penetration। ठीक है ना? तो ये लोकली एक्शन होगा बच्चों ना, यहाँ पर याद रखना ये बैरियर है। ठीक है ना? जो भी एक्शन होगा ड्रग यहीं पर डिसॉल्व होगी और यहीं पर एक्शन देगी, और बहुत कम टाइप के लिए होगी। ठीक है, ऑप्टिमम पेनिट्रेशन का मतलब बस इतने से, रिटेंशन से, इतना नहीं है कि वो पेनिट्रेट होके आपके ब्लड में पहुंच जाएगी, वो लोकल उसी रीजन में पेनिट्रेट करके रहेगी। ठीक है, ब्लड में कभी भी नहीं पहुंचेगी। कितना वॉल्यूम जब आप आई ड्रॉप वगैरह देते हो तो वहां पर स्टोर हो सकता है? तो हम देखते हैं, अच्छा ये इंजेक्टेबल की बात की है, तो स्मॉल वॉल्यूम की अगर हम बात करें, 10 माइक्रोलीटर जो है वो आप इंजेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना? 10 माइक्रोलीटर तक आप इंजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और नॉर्मली आई ड्रॉप या ऑप्थेल्मिक रूट के साथ प्रॉब्लम ये है बच्चों की, सबसे जो इसका कांटेक्ट पीरियड होता है बहुत ही शॉर्ट होता है। ठीक है ना? आप कोई भी आई ड्रॉप डालोगे वो बहुत लंबे टाइम तक जो है वो रिटेन नहीं करता है, वो तुरंत क्या हो जाता है, एलिमिनेट कर जाता है। तो यही एक इसका ड्रॉबैक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी सॉल्यूशन आप ऑप्थेल्मिक बना रहे होते हो उसको थोड़ा सा विस्कस करते हैं, ताकि जो कांटेक्ट पीरियड है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। और अगर कांटेक्ट पीरियड होगा, ठीक है ना, तो उसका रिटेंशन वहां पर बढ़ेगा। ठीक है ना? बायोबिलिटी बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है, इंक्रीज रिटेंशन, उसका रिटेंशन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा? ठीक है ना? एक नॉर्मल उसमें उसको बायोबिलिटी लिखा है, क्या बढ़ेगा बच्चों? रिटेंशन बढ़ेगा। विस्कोसिटी बढ़ाने से कोई ड्रग पेनिट्रेशन नहीं बढ़ा देती है, विस्कोसिटी बढ़ाने से उसका वहां ठहरने का टाइम बढ़ जाता है। अगर किसी चीज को गाढ़ा कर दोगे, भाई आपने ड्रॉप डाला, तुरंत आई से लेक्राइमल फ्लूइड सीक्रेट होता, आई ड्रॉप और वो सब चीजें टीयर के साथ बाहर आ गई। लेकिन अगर कोई चीज विस्कस है तो वो एज कंपेयर टू डायल्यूट वन इतनी जल्दी बाहर नहीं आएगी। तो विस्कोसिटी इंक्रीज करने से ड्रग का कांटेक्ट टाइम बढ़ेगा, उसका रिटेंशन इंक्रीज हो जाएगा, कांटेक्ट टाइम एंड इंटेंशन विल इंक्रीज। तो आपको बेटर थेरापेटिक रिस्पॉन्स मिलेगा लोकली। ठीक है ना? आपके कभी भी वो ब्लड में नहीं पहुंचाएगी। ठीक है ना? चलो अगले पॉइंट पे चलेंगे। कुछ जनरल फैक्टर्स की बात किया, जैसे पीएच ऑफ लेक्राइमल फ्लूइड, ये भी अफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन को। हायर द पीएच ऑफ फॉर्मुलेशन, अगर आपके फॉर्मुलेशन का पीएच ज्यादा है तो हम देखते हैं हायर पीएच पर आई में इरिटेशन थोड़ा सा कम होता है। और टीयर का फॉर्म, भाई आंख में अगर इरिटेशन होगा तो टीयर बनेगा। ठीक है ना? तो हायर पीएच पे इरिटेशन थोड़ा कम होता है, इसलिए टीयर फ्लूइड कम बनेगा। और आपकी जो ड्रग है वो ज्यादा टाइम तक रह करके एक्शन देगी। ठीक है ना? यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का मतलब उसके लोकल एक्शन से, ठीक है ना, ब्लड में जाने से नहीं। लोअर द पीएच ऑफ द फॉर्मुलेशन, मतलब थोड़ा सा एसिडिक नेचर है तो इरिटेशन बढ़ाएगा, टीयर ज्यादा निकलेगा। टीयर ज्यादा निकलेगा तो वो कम टाइम तक वहां पर रिटेन रहेगा, कम एक्शन दे पाएगा। ठीक है? कौन कौन सी ड्रग दी जाती है? एट्रोपिन, पिलोकार्पिन, ये सब ऑप्थेल्मिक रूट से दी जाती है। वेजाइनल यदि हम बात करते हैं तो वेजाइना का पीएच जो है वो 4 to 5 पीएच है वेजाइनल रीजन का। ठीक है ना? वेजाइनल सीक्रेशन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वेजाइनल ल्यूमेन अफेक्ट एब्जॉर्प्शन। ठीक है? वेजाइना का जैसे आप देखते हो, वेजाइनल सपोस्ट्रीज भी आती हैं, वेजाइनल टैबलेट भी आती है। तो टैबलेट जो आती हैं वो टैबलेट काम करती है डिसेंटिग्रेशन के प्रिंसिपल पे, कि जो वेजाइना में फ्लूइड है वो टैबलेट उस फ्लूइड में डिसेंटिग्रेट होकर के एक्शन देती है। और जो सपोस्ट्रीज है, ठीक है ना,
वो बॉडी के टेम्परेचर पर या कुछ होती हैं जो पर्टिकुलर पीएच पर, ठीक है ना, इफेक्ट शो करती हैं। तो स्टेरॉइडल ड्रग, कॉन्ट्रासेप्टिव या वेजाइनल इन्फेक्शन के केस में, ठीक है, वेजाइनल इन्फेक्शन के केस में हम मेट्रोनिडाजोल वगैरह भी यूज करते हैं, ठीक है। ओके, बस एक दो पॉइंट और है, देख लेते हैं, फिर ये फिनिश है। तो ये जितने भी रूट हमने पढ़े अभी तक, ठीक है ना, ये उसी का सब एक कंपैरिजन दिया हुआ है। सबलिंगुअल रूट, रेक्टल, ट्रांसडर्मल, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इनहेलेशनल, इंटरनेशनल, इंट्राओक्युलर और वजाइनल, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप ड्रग को दे सकते हैं। क्लियर है बात सभी को? ओके, बाकी फिर नेक्स्ट में देखें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन वाला कंप्लीट, बाकी फिर नेक्स्ट में देखें। ओके बच्चे, थैंक यू।